शहबाज शरीफ साहब ने अगले ही दिन कहा कि जी सिपा सालार ने इसमें बहुत किरदार अदा किया, बहुत मदद की, उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत हैरान कुन बयान था ये। नहीं, वो हैरान क्यों हो रहे हैं? He shifted the blame, he did it। देखिए, yes। हम तो सिर्फ यही करें। तो इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज ये सिचुएशन ऐसे प्रिवेल करती है तो इसकी सारी हीट एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप बर्दाश्त करे, ये तो लग रहा है प्लान। और अगर इनकी आपस में बनती है कहीं से, अब देखिए अगर जेल की सारी इंतजामिया तो हुकूमत के कंट्रोल में है, ये इसमें है, तो इसमें मोहसिन नकवी साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो दूसरी साइड के आदमी है, तो ही शुड हैव बीन डिफरेंट। पुलिस उनके कंट्रोल में है, वजीर दाखिला है, तो यानी उनका किरदार समझाइए कि व्हाट इज ही डूइंग इन ऑल दिस सिचुएशन। अच्छा देखिए, मोहसिन नकवी साहब के बारे में सारी दुनिया जानती है, बल्कि पाकिस्तान तो पूरा जानता है कि वो किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसमें कोई शुबा तो है ही नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। वो उनके कोटे में फेडरल गवर्नमेंट की जो सबसे अहम तरीन वजारत है, मजबूत तरीन वजारत है, वो उनको सौंपी गई। ना तो वो इलेक्टेड हैं, बस वो सिलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं और उनको बना दिया गया। अब उनका जो इस वक्त रोल है तो वो ये है कि उन्होंने हुकूमत के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो भी बातचीत हो रही है, जो भी वो सबसे बड़ा ब्रिज है मोहसिन नकवी साहब, एस्टेब्लिशमेंट के दौरान जो बात भी होती है। अच्छा, अब इन हालात में आपने देखा मोहसिन नकवी साहब पेश थे, वो हर जगह पर पहुंचे, उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मामलात पर पानी डालने की कोशिश की, उन्होंने मुज़ाकरात की भी कोशिश की कि जी अब फलां को हम मिल रहे हैं, ये कर। वो टीवी पे वही थे जो बयानात दे रहे थे ज्यादातर। मैंने खुद टीवी नेशनल मीडिया पे देखा है कि मोहसिन नकवी साहब उस दिन बड़े एक्टिव थे और हर बात पे वो सामने आ रहे थे। उनका किरदार जो था, आपने जो सवाल किया है, इस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे सिस्टम में, वो उधर से गवर्नमेंट को भी बचा रहे थे, उधर को एस्टेब्लिशमेंट को भी बचा रहे थे। अब बचाने से मुराद ये है कि किसी के ऊपर भी इल्जाम ना आए कि ये जो कुछ हो रहा है अवाम के साथ, जो ये गोलियां चल रही हैं, जिस कदर ये फायरिंग हो रही है, जिस कदर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, मेरा ख्याल है शायद दुश्मनों पर भी कोई ऐसा नहीं करता जो उस दिन हुआ है। और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया और इसको इंतहाई नेगेटिव जो है वो उसका तासुर उभरा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में। और शहबाज शरीफ साहब ने तो चुप करके पूरा मलबा डालने की पूरी कोशिश की कि जनाब सिपा सलार ने, अब मैं हैरान हूं कि किस तरह के वो वजीर आजम है, उन्होंने हुकूमत के ऊपर अपने ऊपर लेने की बजाय उन्होंने सारा कुछ उनके ऊपर डाल दिया। गुजारिश ये है कि क्या सिपा सलार साहब को फील नहीं हुआ कि वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं, इनके बयान की इम्प्लीकेशन क्या है? बिल्कुल हुआ। देखिए, आई डोंट थिंक ही केयर्स। आप यहाँ पे समझे ना, आपने पूछा हमसे कि जी किस तरह इनको एस्टैब्लिशमेंट को फायदा क्या हो रहा है। देखिए, दिस इज नो लॉन्गर अ गेम ऑफ लव एंड हेट, इट इज अ गेम ऑफ फियर एंड फ्रीडम। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द डे अगर शहबाज शरीफ साहब ओनस डाल देते हैं आर्मी चीफ साहब के ऊपर, और ये जिस तरह का ये सारा कुछ किया गया, जिस तरह मीडिया को गैग किया हुआ है, मीडिया कंट्रोल करना को बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, आपने मालकान को कंट्रोल करना है ना। और एंड ऑफ द डे उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, वो कोई सहाफी बनने की पैशन के चक्कर में तो मीडिया हाउस नहीं खोलते, उन्होंने तो पैसे बनाने हैं। तो आप इस बात को समझें, मेरे हिसाब से तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपना टोटलिटेरियन कंट्रोल जो है, जो वो रियासत को कंप्लीटली अपने कब्जे में करना चाहते हैं, वो करने में वो मजीद कामयाब हो रहे हैं। दो तीन चीजें हुई ना जनाब, देखिए, एक तो ना सिर्फ ये कि आपने निहत्ते शहरियों पे फायरिंग की, उससे आपने खौफ व हरास फैलाया, लोगों को डराया, उसके बाद जिन लोगों को आपने उठा के उसके बाद 3-3 4-4 दिन उनको हब्से बेजा में रखा, इसीलिए वो 200-300 का फिगर आ गया। और फिर उसके बाद उनको शनाख्त परेड की आड़ में आपने पेश कर दिया एटीसी कोर्टों में, जहां सुबह के 3 बजे तक रिमांडें दी जा रही थी, महीने की रिमांड। मुझे बताए ना उन लोगों के दिमागों में क्या बस रहा होगा, इस उनके घर वालों के दिमागों में क्या हो रहा होगा। एक फियर की सेंस तो क्रिएट कर दी आपने, एंड इट डजंट एंड हियर।
It doesn't end here, it gets worse. देखिए जो पश्तून की रेशियल प्रोफाइलिंग हुई है ना इस्लामाबाद के अंदर, मुझे लिटरली वो हॉलोकॉस्ट वाली सिचुएशन या इस वक्त का फलस्तीन याद आ रहा था कि मुझे वकील दोस्तों ने बताया वहां पे कि सिर्फ आप पश्तून अगर हैं, आप रेडी वाले हैं आपको उठा के बंद, आप मैकेनिक हैं आपको उठा के बंद, आप चाय होटल में वेटर हैं आपको उठा के बंद, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इससे अचीव क्या हो रहा है? इससे अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि सेकंड राउंड होगा प्रोटेस्ट का। एक जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984, वो पढ़ी होगी आपने यकीनन। उसके अंदर वो लेट 40s में जो उसने लिखी है कि बिग ब्रदर होता है, रियासत जो है वो बिग ब्रदर होता है, और बिग ब्रदर आपकी सोच को भी कंट्रोल करना चाहता है। देखिए इस वक्त के बिग ब्रदर जो हैं वो उन्होंने बूट पहने हुए हैं, 3-4 तारे लगे होते हैं उनके कंधों के ऊपर, वो आपकी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। जॉर्ज ऑरवेल साहब जो थे वो तो जिस दुनिया में जिंदा थे, दैट वाज इवन प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा, जब वो अर्ली 40s और लेट 40s की किताबें उनकी दोनों। आई डोंट नो कि उनकी कहीं भी बातें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का एरा और डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद का एरा, उसमें कितनी चीजें वहां पे अप्लाई करती हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, मे बी ही डिड नॉट foresee. Yeah, of course you did, but then here I ask you to read another author. I ask you to read 1984 and then I ask you to read Yuval Noah Harari का Nexus, क्योंकि Nexus में वो आर्ग्यू ये करता है, वो कहता है कि जितना डिजिटाइजेशन ज्यादा होगी ना, जितनी आप इंफॉर्मेशन ज्यादा फैलाएंगे उतनी इंफॉर्मेशन आप डेटा इकट्ठा भी करेंगे। पहले आपको नहीं पता चलता था कि गांव में कौन आपको गालियां दे रहा है, अब आपको पता चल जाता है। वो टिकटॉक पे दे रहा होता है, वो इंस्टाग्राम पे दे रहा होता है, उसके अकाउंट के जरिए आप उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करके उसके घर पहुंच के उसको उठा के बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली टोटलिटेरियनिज्म बढ़ा है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के आने के बाद। चले इस बात को मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे किस काम आ रहा है? हुकूमत को कंसोलिडेट, पावर को कंसोलिडेट करने के लिए आपको खाली फियर नहीं चाहिए, आपको वसाइल भी चाहिए हैं। इस वक्त जो जिस तरह से ये इसकी प्रोजेक्शन हुई है सारे मामले की आउटसाइड वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में, जहां से आपका कारोबार चल रहा है, जिनके साथ आपके जहां से आपने पैसे मांगने हैं, हाउ इट हैज बीन प्रोजेक्टेड। अब इस सूरत हाल में आपको क्या फायदा हुआ ये सारा करके? मैं अर्ज कर दूं, देखिए मैं अर्ज कर दूं, हुकूमत जाके उधार लेती है, हुकूमत वक्त जाके उधार मांगती है, IMF के आगे जलील होती है, ये होती है वो होती है, ये दिफाई इदारों के बजट वैसे के वैसे ही रहते हैं। सर जी देखें, यू आर थिंकिंग कि मुल्क का मफाद इदारे का मफाद है, एंड आई वेरी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिफर। अब ये एक तिजारती इदारा है, इसके अपने मफाद हैं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क का मफाद क्या है और क्या। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। क्या लगता है आप अंदाजा लगाएं, फलस्तीन इस्तेमाल करके आपने कोका कोला बेचनी है खिलाफत के नाम से, आपको क्या फर्क पड़ता है कि लोगों का मफाद किस चीज में, और आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। आप गोश्त बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, आप सीरियल बेच रहे हैं, आप फ्राइज, प्री कट फ्रोजन फ्राइज बेच रहे हैं आप, ठीक है। कुछ अर्से के अंदर आपकी अपनी एयरलाइन निकल आएगी, आपको क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि हुकूमत का क्या हो रहा है? देखिए